एवरीवन, माय नेम इज़ मधुप कौशिक और आज से हम सीखने के लिए जा रहे हैं साइंस। और साइंस में सबसे पहले हम कवर करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। जो भी संसार में मैटर है, अब मैटर होता क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास में कुछ मास है, मास इन सिंपल टर्म्स कुछ वजन है, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर कहलाती है। हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब वही मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या उस मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है, तो मैटर की पढ़ाई को ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री को पहले एल्कमी के नाम से भी जाना जाता था। एल्कमी जब आज से बहुत साल पहले मेडिसिन्स की पढ़ाई होती थी या फिलॉसफी होती थी केमिस्ट्री से रिलेटेड, या अपने उस टाइम पर जो अलॉयज़ बनते थे, वो सब एल्कमी का पार्ट था। लेकिन आगे चल के जब एडवांस होता गया तो ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट बन गया। केमिस्ट्री की भी बहुत ब्रांचेस होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, लेकिन वो अभी हम 10th के बाद पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये कंटेंट जो है इस साल सिलेबस में प्रोवाइडेड है, तो ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? दीज इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू न्यू वंस थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जब नए बॉन्ड बनेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी नया बनेगा। तो ये सब चीज़ होती हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। अभी उसको दिखाते कैसे हैं कि कोई रिएक्शन हुई, उसके लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशंस का, टू रिप्रेजेंट कि केमिकल रिएक्शन हुई है। होने के क्या कारण होते हैं और कितने टाइप की होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन आर यूज टू रिप्रेजेंट दीज चेंजेस, जो कि अभी मैंने बताया। अब हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, बट वॉल्टर वाइट ने कहा था कि आई लाइक टू थिंक कि केमिस्ट्री चेंज की पढ़ाई है। अभी मैंने आपको बोला कि नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं, तो एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज हो रहा है। अब ये बदलाव कितने प्रकार का होता है? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टाइप के ही चेंजेस हमको पढ़ने हैं, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जिन चेंजेस को आप अपीयरेंस से पहचान सकते हैं, जहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शिफ्ट नहीं हो रही हैं, सिर्फ फिजिकली शेप, साइज, इन चीज़ों में बदलाव आ रहा है, वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं। और केमिकल चेंज, यहाँ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो चुकी है कम्प्लीटली, वो केमिकल चेंज होता है। एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है दोनों में, वो है कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और जो आपका केमिकल चेंज होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में पेपर हो, अगर मेरे पास में कोई भी पेपर हो, ये रहा जैसे कि, और मैं इसको बीच में से फाड़ देता हूँ, तो अब क्या हुआ? बदलाव तो हो गया, पहले बड़ा पेपर था अब छोटा हो गया, लेकिन क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आया? जहाँ पर जो केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट था, जो कार्बन या जो भी इसको बना रहा था, वो भी अभी भी प्रेजेंट है। अब इसको क्या मैं दोबारा पुरानी स्टेट में लेके जा सकता हूँ? रिवर्सिबिलिटी, क्या इस चेंज को मैं रिवर्स कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। मेरे पास में टेप है, अभी तो नहीं करूँगा खैर। टेप से मैं इसको दोबारा चिपका कर दोबारा पुराने जैसा बना सकता हूँ। लेकिन सपोज़ कीजिए कि इसको फाड़ने की बजाय, काटने की बजाय, मैं इसको जला दूँ पेपर को, तो उससे एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, और दैट इज़ ऐश, राख बन जाएगी। इसके साथ साथ में जब मैं इसको जलाऊंगा तो गैस भी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक नया प्रोडक्ट बना। तो वो कौन सा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज। और क्या मैं फिर दोबारा राख से, ऐश से पेपर तैयार कर सकता हूँ? बहुत कठिन हो जाएगा। तो यूजुअली वो इरिवर्सिबल होते हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और वहीं पर फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। अभी जैसा कि बताया आपको, शेप, साइज, स्टेट, बस इन चीज़ों में बदलाव आता है। लेकिन केमिकल चेंज में
ये तो बदलते ही बदलते हैं, इसके साथ-साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। एक फ़ेमस एग्ज़ाम्पल होता है आइस का, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब हम बर्फ़ लेते हैं और उसको हीट करते हैं या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते थे तो आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट। वो पानी में बदलने लगती है। लेकिन पानी में बदली तो उसका स्टेट चेंज हुआ है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइस में जो वाटर है, उसमें भी H2O है और जब वो पानी में बदल गया, उसके बाद भी उसमें H2O ही रहा। पानी के बाद हम उसको और हीट कर दें, अगर हम उसको बॉयल करें, तो वेपर होने लग जाएँगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है ना, तो वेपर बनेंगे। लेकिन वेपर्स में भी वाटर वेपर्स रहेंगे, तो जो उसका केमिकल रहेगा अंदर, वो डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर ही रहेगा, H2O ही रहेगा। लेकिन वही अभी पानी के साथ में हमने कोई और सॉल्ट मिला दिया और उसकी कोई रिएक्शन करवा दी, तो वहाँ तो प्रोडक्ट ही नया तैयार हो रहा है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज। आगे देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है? A chemical reaction is a process in which one or more substance called reactants are transformed into one or more new substances known as products. तो जो रिएक्शन होती है वो तो एक प्रोसेस होती है जिसमें आपके कुछ केमिकल सब्सटेंस जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद में वो तैयार करते हैं प्रोडक्ट्स। जो फाइनल आपका रहता है, रिजल्टेंट तैयार होता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इनिशियली कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, एक रिएक्शन अंडरगो करेंगे, उससे फाइनल कुछ प्रोडक्ट तैयार होगा। ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन, और इसको जब हम लिखते हैं, लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, वही केमिकल इक्वेशन होती है। अब पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई भी है? तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रखी है। जैसे पहला है चेंज इन कलर। कोई रिएक्शन हुई और उसके बाद में जो रिएक्टेंट्स था उनके कलर में बदलाव आया, तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ कुछ केमिकल लोचा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास में एक रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। तो जब ये दोनों सॉल्ट रिएक्ट करते हैं आपस में, तो तैयार होता है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तैयार होता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर जो लेड आयोडाइड तैयार हुआ है, ये एक प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर येलो होता है। तो पहले तो लेड नाइट्रेट जो था उसका शायद कलर जो भी हो, कलरलेस हो, लेकिन बाद में उसका कलर येलो हो गया, लेड आयोडाइड बन गया। तो यहाँ पर कलर चेंज से हम बता सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। सेम गोज़ फॉर एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर किसी रिएक्शन दौरान एक गैस बन रही है, तो एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ना, तो केमिकल रिएक्शन हुई है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो वहाँ प्रॉपर्टी भी आएगी। मेटल रिएक्ट एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिंक एक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यही जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस एक रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, ये बता रही है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा कि ये जो गैस बनी है, क्योंकि उसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ कि हाइड्रोजन गैस होगी। हालांकि इनिशियल हम निकाल सकते हैं, जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, कि कौन सी गैस बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन हाइड्रोजन गैस ही बनी, इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है। जब भी वो गैस बनेगी, हम उसको एक सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे, तो बबल्स बनेंगे उस गैस के। और जब उन बबल्स के पास में हम कोई मैच स्टिक या आग लेकर जाएंगे, तो वो पॉप साउंड के साथ में बर्स्ट होंगे, पॉप साउंड आएगी उनके फटने पर। तो इससे पता चलता है कि जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस है। इसके साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे हो सकता है कि या तो टेम्परेचर ठंडा हो जाए या एकदम बहुत गर्म हो जाए। एग्जाम्पल के लिए लेंगे हम क्विक लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे शायद हम चूना भी कहते हैं। तो आपके घर में अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर सफ़ेदी जो चूना होता है उसको पानी में मिलाया जाता है, तो पानी गर्म हो जाता है। जो पूरा कंटेनर जिसमें पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो वहाँ पर एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो रही है।
चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ में हीट इवॉल्व होती है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो इससे भी हमको पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर्स हैं कि इनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आता है लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हमने यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी ऊपर, तो यहाँ पर ये जो लेड आयोडाइड बना था, देखिए दो एक्वस सॉल्यूशन, ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होती हैं। दोनों सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में होंगे और वहाँ पे कोई एक सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाएगा, तो वही प्रेसिपिटेट कहलाता है। पीपीटी इन शॉर्ट हम उसको कहते हैं। तो रिएक्शन एग्जांपल के लिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं AgNO3 और NaCl को, तो यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है और वो सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट बनने से, अच्छा, सिल्वर के जितने भी ज़्यादातर होते हैं प्रेसिपिटेट उनका कलर वाइट होता है, और जितने भी लेड के प्रेसिपिटेट होते हैं उनका कलर येलो होता है मोस्टली। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड तैयार हुआ प्रेसिपिटेट, इसके फॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चेंज इन स्टेट। अभी चेंज इन स्टेट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये तो एक फिजिकल चेंज होता है, तो केमिकल लोचा कैसे? देखिए, जहाँ पर हम आइस का एग्जाम्पल ले रहे थे, वाटर बन रहा था, तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, बस स्टेट चेंज हो रही थी। आइस में भी वाटर H2O था और वाटर में भी H2O था और वेपर में भी H2O था, तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, ओनली देयर वाज अ चेंज इन स्टेट। लेकिन यहाँ पर हम जब चेंज इन स्टेट बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया बन रहा है, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन या उसका पार्ट बन रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम तो बनता ही बनता है, लिक्विड फॉर्म में अपना सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, वो फिर दोबारा सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जब भी कहीं कंबस्चन होता है या आग लगती है, तो वहाँ गैस भी रिलीज होती है, हीट भी बनती है। तो इसलिए कोई एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो ये एक केमिकल चेंज होगा। अब गैस कार्बन डाइऑक्साइड बने या इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बने, कोई न्यू सब्सटेंस या गैस बन रही है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज होगा। अब केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गई कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया एक प्रोसेस के दौरान और उससे कुछ प्रोडक्ट्स बने, ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है? तो हमारे सिलेबस के अनुसार कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चार हमको पढ़नी है। इसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन पर आते हैं। आप शब्दों को समझिए, अगर आपने शब्द का अस्तित्व समझ लिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ओवरऑल उस चीज़ को समझने के लिए, रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन तो आपको पता है ये कंबाइन वर्ड से बना हुआ है। कंबाइन माने क्या होता है? जोड़ना। जब हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन करना। सो ऐसे ही जब हम एक एक तो ज़्यादा ही चाहिए, तो अगर कोई चीज़ जोड़नी है तो एक से क्या ही होगा। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जोड़कर एक प्रोडक्ट तैयार हो, जब सभी को जोड़ेंगे तो एक ही कुछ बन जाएगा ना, एक ही प्रोडक्ट तैयार हो, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, इनको कंबाइन किया जाए तो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट तैयार हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, डीकम्पोज, डीकम्पोजर, डीकम्पोज। तो डीकम्पोज माने होता है टूटना। जो हमारे सराउंडिंग में माइक्रोब्स होते हैं, दे एक्ट लाइक डीकम्पोजर्स, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को और सिंपलर मैटर में तोड़ते हैं, तोड़ना। तो वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जहाँ पर एक चीज़ एक रिएक्टेंट आपका मल्टीपल चीज़ों में टूट जाए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाए, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। लेकिन
टूटने के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए होगी ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बैठा हुआ है अपने आप और मन किया टूट जाते हैं, नहीं। टूटने के लिए हम फिजिकली या किसी भी तरीके से उसको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का यूज़ करके वो अपने आप को तोड़ता है कई हिस्सों में और नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी तीन टाइप की होती हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो। फोटो माने होता है लाइट, आगे हम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे, तो फोटोसिंथेसिस लाइट का यूज़ करके फूड बनाना। तो फोटो माने होता है लाइट, इलेक्ट्रिकल आपका बिजली और थर्मल हीट। तो ये एनर्जी हम तीन टाइप से दे रहे हैं, तब जाके डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो पा रही है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल आपका होता है मार्बल, आपने सुना है, बिल्कुल सुना होगा, मार्बल या चौक। तो वो उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये तो याद ही रखिए कि जब हम किसी भी कार्बोनेट कंपाउंड को हीट करते हैं या एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो वहाँ पर जो गैस इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो पक्की होनी है, अगर सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन है तो थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एक एग्जांपल है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो फर्दर टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के लिए एक फेमस एग्जांपल आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ले सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, अब बोलेंगे ये कि ये शब्द क्या है, तो इलेक्ट्रो माने तो इलेक्ट्रिक करंट समझ गए आप, और लाइसिस माने होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो जब बिजली का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम किन्हीं चीज़ों को तोड़ते हैं, लाइसिस माने तोड़ना, वही इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो वाटर को भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं उसका, और उससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन, अब फोटो माने लाइट, तो जो सनलाइट आती है यूवी रेज, उनमें भी बहुत एनर्जी होती है, देखते हैं ना सोलर पैनल से हम कन्वर्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटो डिकम्पोजिशन का आपका एग्जांपल यही है जो हमने ऊपर ये पढ़ा ना, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बना था सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रखेंगे तो क्लोरीन गैस अलग होके उड़ जाती है और पीछे ग्रे कलर का आपका सिल्वर बच जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। अभी कॉम्बिनेशन माने जोड़ना, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को हमने जोड़ा तो एक प्रोडक्ट तैयार हुआ। ऑन दी अदर हैंड डिकम्पोजिशन उल्टा एकदम, कि एक रिएक्टेंट से एनर्जी ली और उसको कई चीज़ों में तोड़ दिया, दो टाइप की रिएक्शंस हो गए। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस यहाँ पे एक शब्द है, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को ही बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। लेकिन डिस्प्लेस माने होता है किसी चीज़ को हटा देना, ये इंग्लिश में टर्म यूज़ की जाती है, डिस्प्लेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। लेकिन अब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, भाई सपोज कीजिए कि दो लड़के बैठे हुए हैं और तीसरा लड़का आके मूवी थिएटर में बोलता है कि ये भाई हट जाए यहाँ से दूसरे लड़के से। तो उसको हटाने के लिए या तो वो बड़े पोलाइट मैनर में बोले और वो इज्जत समझ के हटा दे, या फिर वो हट्टा कट्टा होना चाहिए कि वो डर से हट जाए। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का केस होता है। जब कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो वो कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। फॉर एग्जांपल देखिए AB+C, तो अब यहाँ पर C जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तो उसने आपके A को शिफ्ट कर दिया, बोले कि भाई तुम डिस्प्लेस हो जाओ, तो A हट गए, CB और A अलग हो गए। एग्जाम्पल बहुत फेमस आता है आपका सॉरी, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अभी रिएक्टिविटी सीरीज जो है, और इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, हम एसिड बेसिस सॉल्ट, सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो ज़्यादा परवाह नहीं करें, अभी बस कॉन्सेप्ट समझने पर ज़्यादा फोकस करें। ये रिएक्शन अभी रटनी नहीं है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो अपने आप आइडिया लगा लेंगे कि इसका ये होने वाला है आंसर। आपके दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कोवैलेंट, एक और कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन अभी उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड से बनेंगे वो आयनिक कंपाउंड, तो वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर सल्फेट है अपने पास में, तो जब ये पानी में जाएगा, पानी में कॉपर सल्फेट जाएगा, तो ये Cu2+ और SO4 2- अपने आयनिक फॉर्म में आयंस में टूट जाएगा। और ऐसा ही होता है कि जिंक भैया आते हैं, जब वो आयनिक फॉर्म में इनको पाते हैं, अब क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो कॉपर से बोलते हैं कि भाई तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आओ, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करूँगा और मैं एक आयनिक फॉर्म में आके सल्फेट के साथ में कनेक्शन बनाऊँगा। तो सेम यही घटना घटती है। और क्या होता है, CuSO4 जिंक से बन जाता है ZnSO4 Cu। कॉपर भैया अलग हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, एक एलिमेंट बन जाते हैं। और आपके जो जिंक भैया हैं, वो अपने एलिमेंट फॉर्म से मेटल फॉर्म से शिफ्ट हो जाते हैं एक आयनिक कंपाउंड में। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको ज़्यादा इच्छा होगी कि मैं बॉन्ड बनाऊं, मैं अपना कंपेनियन तैयार करूं। वहीं पे कॉपर थोड़ा से कम रिएक्टिव है तो उनको जिंक की सुननी पड़ेगी। अभी डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट को ही आप दो बार करवा दीजिए। यहाँ पे तो एक सिंगल के साथ में हो रहा था, अब डबल के साथ में हो जाएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होता है, वही फिर से जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है। पहले AB और CD थे, अब ये अपनी आयनिक फॉर्म में टूट जाएंगे, A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा, C अलग, D अलग। उसके बाद में क्या होगा, AB था तो AC आपस में बॉन्ड बना लेंगे और C और D आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जो भी मतलब उनकी क्वालिटीज़ रहेंगी। कैटाइन एनाइन के साथ में जुड़ जाएंगे और एनाइन कैटाइन के साथ में। तो आयंस का जो एक्सचेंज होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, यही कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो अपन ने ऊपर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये देखी थी, ये वाली, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। देखिए, आपका लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो बन गया लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे डीकम्पोजिशन को हमने किया था ना, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटो, उसी प्रकार जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं ये बन जाती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो अभी हमने ऊपर देखा, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन जहाँ गैस बनेगी प्रेसिपिटेट की जगह, और तीसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत फेमस रिएक्शंस होती हैं, ये आप क्लास 8th से शायद पढ़ते हुए आ रहे होंगे अगर आपने एसिड बेसिस पहले पढ़ा होगा तो। जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ में टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर जैसे दे रखा है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे बन रहा है आपका टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ पानी। तो ये है आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गैस फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अभी हमने ऊपर देखी, और एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म AgCl एंड सोडियम नाइट्रेट। अभी यहाँ पर AgCl प्रेसिपिटेट बहुत फेमस हो चुका है, इसकी हमने दो रिएक्शंस ऑलरेडी, मतलब ऊपर एक रिएक्शन देख रखी है। और इसकी ये भी खास बात अभी हमने पढ़ी थी फोटो डिकम्पोजिशन में कि AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टूट जाता है Ag मेटल में और क्लोरीन गैस में। बैलेंस कर देंगे तो क्लोरीन गैस तो उड़ जाती है, तो ये AgCl यहाँ प्रेसिपिटेशन है, यहाँ तो प्रेसिपिटेट की तरह एक्ट कर रहा है तो वो सेटल डाउन होगा।
गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, जहाँ गैस इवॉल्व हो जाएगी, जैसे सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट कंपाउंड्स, तो वहाँ पर जो एक गैस बननी ही बननी है वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही होता है जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ में, तो बनता है NaCl, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेन तो आपका प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन ही है, ये गैस फॉर्मेशन थोड़ा सा आइडिया देने के लिए और ऐड कर दिया। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। हीट के बेसिस पे आप इनको दो चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। समझने के लिए सिंपल, एंडो, अब आपको शब्द ही समझना है। देखिए थर्मिक जो वर्ड बना है वो बना है थर्मोस से, जिसका मतलब होता है हीट, और फिर इस थर्मोस से ही थर्मोमीटर बना है। मीटर माने होता है टू मेजर, तो जब हम हीट को मेजर करते हैं किससे करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं। तो थर्मोमीटर वही हीट मेजर करने के लिए। अब एंडोथर्मिक, एंडो माने इन, आप हीट को अंदर ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और एक्सो माने आउट, आप हीट रिलीज कर रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं। तो यही एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये एब्जॉर्ब करती हैं हीट को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज करती हैं हीट को एज अ बाय प्रोडक्ट। सॉरी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग, और ये एक्सोथर्मिक उल्टा एकदम रिलीज करती हैं हीट टू सराउंडिंग। एंथैल्पी चेंज, जो हीट का चेंज होता है कि हीट किस में ज़्यादा रहेगी, वो रहती है यहाँ पर आपके एंडोथर्मिक में हायर देन रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट साइड में आपकी हीट रहेगी वो हायर देन रिएक्टेंट्स रहेगी, क्योंकि इसके लिए हम इसको समझेंगे, रिएक्टेंट्स हीट लेते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल बर्फ़ है, अब आइस क्या करेगी, वो तो ठंडी है लेकिन वो सराउंडिंग से हीट लेगी, हीट को कैप्चर करेगी, उससे बनेगा वाटर। अब जो वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर आइस से ज़्यादा ही रहेगा, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया क्योंकि। तो यही होता है कि हायर देन रिएक्टेंट्स, जो प्रोडक्ट में हीट की वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक में लोअर देन रिएक्टेंट्स। फिर दोबारा समझते हैं कि रिएक्टेंट्स आपके ऑलरेडी एक टेम्परेचर पे सेट थे, लेकिन अब जब प्रोडक्ट बना, रिएक्शन हुई, तो हीट रिलीज कर दी सराउंडिंग में। कंडेंसेशन जो होता है, एवापोरेशन और कंडेंसेशन का आप एग्जांपल लें अगर, तो एवापोरेशन में बॉइलिंग ऑफ वाटर, वो हीट लेकर वाटर स्टेट से वेपर्स बन रहे हैं आपके। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट रिलीज करते हैं और ठंडे होके कंडेंस होके आपस में पास आते हैं, ऐसे ही तो बादल बनते हैं, एवापोरेशन और कंडेंसेशन। तो लोअर देन रिएक्टेंट्स। एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स पॉजिटिव, हीट जो आपका रहेगा प्रोडक्ट साइड में वो ज़्यादा रहेगा, मोर देन जीरो नेगेटिव। ये पॉइंट्स वैसे आपके सिलेबस के लिए काम नहीं है, लेकिन जस्ट आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए टुवर्ड्स द टॉपिक ये ऐड किए गए हैं। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, कंबशन और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के पहले चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस जो है, लेकिन फिर से फोटो शब्द आया, फोटो माने होता है लाइट और सिंथेसिस माने होता है टू मेक समथिंग। अब यहाँ पे इनकेस टू मेक फूड, तो लाइट का यूज़ करके प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बताती है हमको कि कैसे प्लांट्स इनऑर्गेनिक मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज़ करके आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए दो नेसेसिटी होती हैं। सबसे पहला तो क्लोरोफिल, ये ग्रीन प्लांट्स में ही होती है तो क्लोरोफिल चाहिए, और दूसरा होती है आपकी सनलाइट। तो सनलाइट से ये एनर्जी लेते हैं। ये पूरी रिएक्शंस मैं आपको अच्छे से ब्रॉडर मैनर में समझाऊंगा इन चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर सनलाइट से हीट ली जा रही है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका फूड होता है दैट इज ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन की हेल्प के साथ में ब्रेक डाउन किया जाता है और प्रोडक्ट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एनर्जी बनती है।
अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज की जा रही है, बन रही है रिएक्शन के प्रोडक्ट में, तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कंबस्शन तो बर्निंग होता है, तो हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है, तो इसलिए वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो दैट इज ऑल अबाउट थर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। आगे बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ब्रॉडर टॉपिक है, इसका एक चैप्टर होता है क्लास 11th में, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी समझाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। रेड्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन, आप एक चीज़ को समझ लीजिए, उसका जस्ट अपोजिट आपका दूसरा हो जाएगा। ऐसा ही सेम देखिए, सेम है, आप एंडोथर्मिक समझ लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट एक्सोथर्मिक होता है। और बाकी और कुछ है, आप कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन होता है। तो समझना है यहाँ पर, अपन को रटना नहीं है। अभी ज़्यादा शब्दों को रटने पे ध्यान देने के बजाय प्रयास करें, कोशिश करें कि जो टॉपिक समझाना चाह रहा है, जो कारण है, जो वाई है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। तो रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्स से आप ऑक्सीजन तो समझ ही सकते हैं। तो जहाँ रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन जुड़ता है, जहाँ वो ऑक्सीडाइज होते हैं, वो सिंपल ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक कंडीशन, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, अगर नहीं जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। अगर हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन को बोला भी जाता है, अगर सपोज कीजिए कि जो रिएक्शन है उसमें ना तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब पता कैसे चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? तो उसके लिए जो सबसे मेन टर्म है जिनके बेसिस पे हम बताते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो होता है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने कैसे याद किया था? तो हमारे एक सर, उन्होंने वही ट्रिक बताई थी यूट्यूब पर, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बस एक याद कर लीजिए, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं किसी भी मेटल के, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे अपन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ऑक्सीडेशन में, अब रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीडेशन में हो रहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था कोई सब्सटेंस, तब वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई, जब कोई लूज करेगा तभी तो दूसरा गेन कर पाएगा, या जब कोई गेन करने वाला होगा तभी तो कोई लूज करेगा। तो इसलिए ये एक दोनों हाथों की प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में होती है, साइमल्टेनियसली होती है। जाहिर सी बात है ना कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही कब? जब कोई लेने वाला होगा, और लेने वाला भी कब होगा? जब कोई देने वाला होगा। तो ये आपस में एक इंटर लिंकिंग या इंटर कनेक्टिंग रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसलिए इनको कंबाइन फॉर्म में हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो व्यक्ति बोल रहा हूँ, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नहीं समझे? अभी हम रिएक्शन देखेंगे तो उनमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अगर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका कारण जो दूसरा रिएक्टेंट है वो होगा। इसलिए वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, और जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा, और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और दूसरा जो है जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, रिएक्शन से देख लेते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे में समझ में आ जाएगा।
हमारे पास में यहाँ 2-3 रिएक्शंस हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये रिएक्शन कभी कभी आधी भी हो सकती हैं, और जब ये आधी होती हैं तो इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ या फिर रिडक्शन हाफ। तो पहली रिएक्शन आपकी, कॉपर, उसमें जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो अब जाहिर सी बात है, देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ से देखें ना, कॉपर से बना कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जोड़ा तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको मेन वही समझना होगा, कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं हुआ तो पता कैसे चलेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉपर है वो अपनी एलिमेंट की स्टेट में है, मेटल स्टेट में है। तो यहाँ जो कॉपर पे चार्ज होगा, जब कोई भी मेटल अपनी नेचुरल स्टेट में होता है तो उस पर चार्ज 0 होता है। अभी मेरे पास में कोई मेटल है नहीं, वरना मैं समझा देता। तो कॉपर यहाँ पर मेटल की स्टेट में है तो इस पर चार्ज 0 होगा, 0 चार्ज है। लेकिन अब इससे ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो जब ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ये कंपाउंड बन चुका है, आयनिक कंपाउंड बन चुका है, मेटल और नॉन मेटल हो गए ना। आपने पढ़ा हो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। एक टॉपिक आएगा क्लास 11th में, अभी 10th में तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे क्लास 11th में, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर की तो अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वैलेंसी के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन की वैलेंसी वैलेंसी होती है -2 2 होती है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कंपाउंड, सॉरी, एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनिशियली रिएक्ट करते ही क्यों हैं, उसका कारण ही क्या होता है। देखिए, आजकल की भी ज़िंदगी में हम देखेंगे, आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो उसका कारण ये है कि सब लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि वो एक उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर उनको और किसी चीज़ की परवाह ना करनी पड़े। तो सेम होता है केमिस्ट्री में एटम्स के साथ में। हर कोई एटम चाहता है कि वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाए, और स्टेबल पोजीशन पे आने के लिए उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। एक उनका ऑक्टेट रूल होता है, क्लास 9th में आपने अगर पढ़ा हो तो। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। 8 होता है, और ये ऑक्सीजन, मान लें न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें हो गए, बचे कितने? 6 बचे। तो आपके दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी ऑक्सीजन को चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन, तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और एक वो स्टेबिलिटी अपना पा पाएगा, आपका स्टेबिलिटी वो एक्वायर कर पाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, और कॉपर के साथ में जब वो रिएक्ट करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, लूज करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे ही वो गेन करेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, और कॉपर जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने देखा था कि कॉपर मेटल का 0 था, कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही वो इस आयनिक स्टेट में आ जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो +2 चार्ज आएगा। अब -2 से आप ये ना समझें कि 2 लूज हुए हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो -2 का यहाँ पे अर्थ ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं एक्स्ट्रा, और कॉपर पे जब हम +2 का लगाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। क्योंकि देखिए, कॉपर के पास में तो इक्वल था ना, ये यहाँ न्यूट्रल स्टेज में क्यों था? क्योंकि इसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब इनस्टेबल हो गया, बराबर नहीं रही चीज़ें। तो 2 प्रोटॉन्स इस पे ज़्यादा हैं,
इसलिए इस पे +2 चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो इस पे -2 चार्ज हो जाएगा, और ऐसे करके ये एक स्टेबल कंपाउंड आपस में बन जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये था ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स तब ऑक्सीडेशन होगा। एक और हमारे पास में रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये जो कॉपर ऑक्साइड बना था, जब हम इसको पानी के सॉरी हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो इससे बन जाएगा, ये रिड्यूस कर देगा और बन जाएगा दोबारा कॉपर, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके बना देगा वाटर, डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड पे कॉपर के पास में चार्ज था +2 और ऑक्सीजन पे था -2। अब +2 से कॉपर आ गया 0 की स्टेट में। +2 यानी कि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, 0 पर आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हो गए। तो ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ। और दूसरे टर्म में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ से नहीं बताएंगे अपन, हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन से बना डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा होगा उसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। सेम ऐसे ही कि यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन, और दूसरे में रिडक्शन। इसके साथ साथ एक और हमारे पास में है रिएक्शन, हमारे पास में है MnO2 साथ में एल्यूमिनियम, और इससे बन रहा है आपका मैंगनीज और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो MnO2 से बन रहा है Mn। आप ये मेटल देखेंगे जो प्राइम मेटल है ना। तो MnO2 से बन रहा है Mn। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो इसका हो गया रिडक्शन हाफ, ये रिडक्शन हो गया। एल्यूमिनियम से बन रहा है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, और ये कंप्लीट एक आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। बट नॉट द लीस्ट, नाउ विल टॉक अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस करने से पहले हम समझेंगे कि क्या नीड पड़ती है बैलेंस करने की। सो दैट इज़ टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये बताता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नो अमाउंट ऑफ मास इज लॉस्ट, होता नहीं है। अच्छे से और समझाता हूँ। हम मानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है। सपोज़ यहाँ पे मैंने कुछ लिया, जैसे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, उनको रिएक्ट करके मैं H2O बना रहा हूँ। तो इसके दौरान बस ये माना जाता है कि जो भी रिएक्टेंट्स क्लोज्ड कंटेनर में है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उतने ही मात्रा में बनेगा जितने हमारे पास में रिएक्टेंट्स हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, कि मास यहाँ पर गायब नहीं होने वाला है ना। तो यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी को ही साबित करने के लिए, प्रूफ रखने के लिए हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं उसी अमाउंट में, जिससे कि द नंबर ऑफ एटम्स एट द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। एग्जाम्पल के लिए हम 3 रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे जी। तो फर्स्ट हमारे पास में है बेरियम क्लोराइड, और रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में। तो यहाँ पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम और बेरियम अपनी जगह चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, आयनिक चेंज होगा। तो इसमें बनेगा आपका एक तो पहला एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। और साथ में बनेगा आपका बेरियम सल्फेट BaSO4, क्योंकि सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होती है और बेरियम की भी 2 होती है। अब इसको बैलेंस करना है, तो स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर के साथ में, और कोशिश करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये सल्फेट आयन है,
तो इसको इंडिविजुअली सल्फर ऑक्सीजन को तोड़ के अपन को नहीं करना है बैलेंस। प्रयास यही करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि पूरे आयंस को एक साथ बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले तो ऑड को इवन करेंगे, तो यहाँ क्लोरीन 3 है हमारे पास में, तो इसको आगे 2 लगा के 2 3 सा 6 क्लोरीन हो गए और 2 एल्यूमिनियम हो गए। एल्यूमिनियम हमारे पास में 2 हैं। अभी यहाँ पर क्लोरीन हमारे पास में 2 है, तो 2 3 6 इधर हो गए, तो यहाँ 3 लगा देंगे अपन। अब 3 हमारे पास में हो गए बेरियम, यहाँ बेरियम 1 है, तो 3 लगा देंगे। तो 3 बेरियम 3 बेरियम, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2, सल्फेट के 3 आयन और सल्फेट के 3 आयन, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो यही नॉर्मल स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है। फिर प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितने भी आप रूल्स पढ़ लें, लॉ पढ़ लें, तरीके ट्रिक्स पढ़ लें, लेकिन जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। दूसरी रिएक्शन देखते हैं नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो अगेन यहाँ पर आपका बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ से, तो CaNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट आयन की -1 होती है, प्लस आपका बन जाएगा वाटर H2। अभी इसमें देखेंगे कि नाइट्रेट अपने पास में 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 लगा देंगे। अब 2 नाइट्रेट हो गए, इधर 2 नाइट्रेट हो गए। अब इसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 इधर, तो 2 और 2 4। यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, 2 एटम हो गए। कैल्शियम कितना? 1, कैल्शियम 1, हो गई रिएक्शन बैलेंस। इसके बाद लास्ट आपका एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। अभी क्लोरीन 3 है, तो सबसे पहले वही प्रयास करना है कि ऑड नंबर को इवन बनाना है, तो 2 3 जा 6, ये आपके 6 क्लोरीन हो गए। इधर 2 हैं तो 3 से कर दीजिए। अब कॉपर 3 हो गए, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। जब इंडिविजुअल एलिमेंट आ जाता है तो और आसानी हो जाती है। कोशिश करें कि इंडिविजुअल एलिमेंट को सबसे लास्ट में करें, उसको पहले ना करें, क्योंकि उसको तो हम कहीं भी नंबर दे के शिफ्ट कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम 2 हो गए इधर, तो 2 इधर भी लगा दीजिए। तो ये होता है आपका बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्यों किया जाता है? टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ ही लिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें हम बताना भूल गए थे। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हमको दे रखी थी, MnO2 से Mn बनना था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन है तो ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2। और ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि ये जो MnO2 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको यूज़ भी किया जाता है अनेक रिएक्शंस में भी। एल्यूमिनियम से बनना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो ये इटसेल्फ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, तो एल्यूमिनियम। तो इसी के साथ में आपके ये चैप्टर की समाप्ति होती है। इसमें हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, अनेक प्रकार से उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। आई होप आपको इसमें मैंने जितना समझाने की कोशिश करी कुछ तो समझ में आया होगा। इसके साथ साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर और अच्छे होंगे। बाकी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा क्वेश्चंस रिलेटेड, जिसमें MCQ, असर्शन, रीजन और केमिकल, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बैलेंसिंग बेस्ड या जैसे भी, मैं सारे इंक्लूड उसमें करूँगा, केस बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, एवरीथिंग। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अपना इतना समय दिया मुझको, मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।